अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। ये नशरियात आपके लिए गिलगित से नशर की जा रही हैं, पेश की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली का इंतखाब आज जारी है। 7 अजला, 24 हल्के और उनमें मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार। ये इलाका जहाँ तरक्की की ज़रूरत भी है और तरक्की शुरू हो चुकी है। पाक चाइना ताल्लुकात, कॉरिडोर और उस पर जारी मंसूबे इस इलाके की खूबसूरती और राराई में मज़ीद इजाफा करेंगे। पाकिस्तान भर की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन आज अगर खालिसतन इंतखाबात की बात करें तो यहाँ पे वोटर्स की जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 6,18,364 हैं, जिनमें से 3,29,475 मर्द और 2,88,899 ख़वातीन वोटर्स हैं। इनके लिए 1143 पोलिंग स्टेशन हैं जहां पे मर्द व ज़न हक़ के राय दही का जो उनका हक है वो इस्तेमाल करेंगे और अपने मसाइल के हल के लिए, अपने लिए कवानीन बनवाने के लिए कानून साज असम्बली में अपने मुंतखब नुमाइंदे भेजेंगे। क्या अहवाल रहा? आज बहुत पुरसुकून अंदाज में यहाँ से सारा सिलसिला जारी है। हर पोलिंग स्टेशन पे फौजी जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स हैं, पुलिस है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वाक़या ना हो जो नक्से अमन या मामलात की खराबी का बायस बन सके। इस सारी सूरत हाल में बातचीत के लिए गिलगित में ही ज़हमत दी है हमने यहाँ के सीनियर सहाफ़ियों को कि वो इंतखाबी माहौल पे भी बात कर सके। मेरे साथ मौजूद है जनाब कासिम शाह, सेक्रेटरी हैं गिलगित प्रेस क्लब के। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद ईसा हलीम, सीनियर सहाफ़ी हैं, बाद शुमाल अखबार से वाबस्ता है। मैं आगाज़ चाहूँगा कासिम शाह साहब आपसे, कैसे देख रहे हैं इंतखाबात को और आज हर पोलिंग स्टेशन की जो खबरें आ रही हैं, क्या आपके सामने क्या है? अच्छा फैज़ी साहब, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न जो सुबह से नशरियात का आगाज़ किया है, गिलगित बल्तिस्तान का जो कवरेज दे रहा है, मैं आपको PTV को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लम्हा ब लम्हा की गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों से आपके नुमाइंदे बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन का जो सूरत हाल है, इस दफ़ा सियासी तौर पर बहुत यहाँ लोगों में शऊर आ चुका है। इससे काबिल यह था कि सेक्टेरियन बेस पे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ करते थे। इस दफ़ा हुकूमत की तवज्जो भी इस इलाके की तरफ हुई, जिसकी वजह से लोग इस वक्त सियासी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसकी एक वाज़ह मिसाल ये है कि इस वक्त पिछले दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे उसमें 11 पाकिस्तान की सियासी जमातें हिस्सा ले रही थी। इस वक्त वो बढ़ के 17 हो चुकी है, वो जमातें हिस्सा ले रही है। इसके साथ जो तमाम पार्टियों का एक डिमांड था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो वो फौज के निगरानी में हो, वो भी मुतालबा मान लिया गया। बिल्कुल, पाक आर्मी का जो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, उसने जो तमाम पार्टियों की जो डिमांड थी उसको मुतालिबे को मानते हुए पाक आर्मी के ज़रिए तमाम इलेक्शन करवा रहे हैं, तो लोग एक सुकून महसूस कर रहे हैं और इससे अंदाज़ा है कि टर्न आउट बेहतर रहेगा। दूसरी वजह यह है कि सर, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे फैज़ी साहब, यहाँ सख्त सर्दी के मौसम में हुआ करते थे, तो दूर दराज इलाके यहाँ पे मसलन अस्तोर का इलाका है, हुंजा नगीर के इलाके है, गजर के बालाई इलाके थे जहाँ बर्फ़ जमी होती थी, लोगों को घरों से निकलना मुश्किल था। इस वक्त मौसम भी बड़ा लोगों के फेवर में है, वो किसी भी जगह इलेक्शन में इससे पहले कि मैं मोहम्मद ईसा हलीम साहब की तरफ जाऊँ, नाजरीन, मैं आपसे एक बात भी ये शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे अस्कोल इलाका है जो वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। 4-5 घंटे पैदल ग्लेशियर को क्रॉस करके लोगों को यहाँ आना था, मगर ये फैसला किया गया कि उन ग्लेशियर्स पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए स्टाफ वहाँ पे सुबह पहुँचाया गया ताकि उन लोगों को यहाँ नीचे ना आना पड़े, जहमत ना उठाना पड़े, बल्कि वो अपने अपने इलाके में ही वोट कास्ट कर सके। और जो ही पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा फौरी तौर पे वो चीज़ें सारी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, आर्मी के जो हेलीकॉप्टर है उनके ज़रिए वापस आएंगे और इस तरह वो जो ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, मर्द हैं, उनको वो जो मुसलसल वहाँ से थकावट से साथ आना होता 5 घंटे और फिर वापस जाना होता, उससे उनका बचाव हुआ। ये बड़ा खुश आइंद है। मोहम्मद ईसा हलीम साहब, ये जो जिस तरह बात कर रहे थे कासिम शाह साहब कि
سارے ضابطہ اخلاق پہ کاربند ہیں؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ دیکھیں جی، جب یہ حکومت پاکستان کی طرف سے جب الیکشن کا اعلان ہوا اور تمام سیاسی جماعتوں نے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا، اور اس میں قومی جماعتیں بھی تھیں، علاقائی جماعتیں بھی تھیں، دینی جماعتیں بھی تھیں، اور سب نے اپنا جو پیغام ہے اس کو گھر گھر پہنچانے کے لیے بہت جوش و جذبے سے انہوں نے کام کیا، اور آج وہ فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے، اور آج عوام نے اپنا حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے 5 سال کے لیے ایک حکومت کو انہوں نے سامنے لانا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے۔ اور جہاں تک ضابطۂ اخلاق کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ میں، انتخابی تاریخ میں پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں کوئی تقریباً 4 الیکشنز میں کور کر چکا ہوں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس بار تمام سیاسی جماعتوں نے اور ورکرز نے، جملہ عوام نے ضابطۂ اخلاق کی بھرپور جو ہے وہ پابندی کی ہے۔ اور اگرچہ انتخابی عمل کے دوران، کمپین کے دوران بڑے بڑے جلسے ہوئے، ریلیاں ہو گئی، مختلف جماعتوں نے ایک دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن کہیں بھی کسی قسم کی کوئی بدمزگی، نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رپورٹ ہوا۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے ورکروں کے اندر ایک سیاسی پختگی آ چکی ہے، یہ خوش آئندہ بات ہے۔ اور کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے یا کسی امیدوار کی طرف سے ایسی کوئی خبر ہمیں رپورٹ نہیں ہوئی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ الیکشن کمیشن ہمیں روک رہا ہے، الیکشن ٹریبونل ہمیں جو ہے وہ روک رہا ہے۔ سب کو آزادی سے الیکشن لڑنے کی اجازت ملی، اور سب نے اپنی محنت کی ہے، اور آج اس محنت کا صلہ ان کو شام تک ملے گا، اور لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجیں گے۔ قاسم شاہ صاحب، ماضی میں ٹرن آؤٹ کیا رہا اور اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا امید ہے، اور خواتین کے ووٹ کے کاسٹ ہونے کی ریشو کیا رہی ہے ماضی میں، اور اس دفعہ کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ فیضی صاحب، ماضی میں یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں جہاں تک خواتین کا سوال ہے تو دیامر ڈسٹرکٹ تھا، اس کے 4 حلقوں میں وہ اتفاقیہ طور پر تمام کینڈیڈیٹس نے خواتین کا ووٹ نہیں کروایا تھا۔ اس دفعہ الیکشن کمیشن نے سختی سے پابندی کی، جہاں اگر خواتین کا ووٹ نہیں ہوگا، اس پولنگ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، وہاں ری الیکشن ہوں گے۔ اور ان کا ایک مطالبہ تھا کہ حکومت خواتین کے لیے الگ پولنگ اسٹیشنز قائم کیا جائے، تاکہ وہ الگ تھلگ وہاں خواتین، پریزائڈنگ آفیسرز، تمام عملہ موجود ہو۔ تو اس مطالبے کو حکومت نے مانا، اور دیامر میں اس دفعہ خواتین بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرن آؤٹ پہلے تقریباً 45 یا 40 تک تھا، اس وقت 60% سے ابو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظامات بہت اچھے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ سیکیورٹی کا جو ایشو تھا، پہلے سیکٹرین مسائل آتے تھے گلگت بلتستان میں، جو الیکشن بھی سیکٹرین بنیاد پر لڑتے تھے، اب اس سیاسی بنیاد پر تمام کینڈیڈیٹ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی ماحول ہو، اور سیکیورٹی بہت مطمئن ہے، پاک فوج خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اس سے لوگوں کو ایک ایزی فیل ہو گیا ہے، وہ ایزیلی آ کے الیکشن کر کے جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، ابھی تک الیکشن کے جتنے بھی دن کمپین چلی، آج تک کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے 1100 کے 43 کے قریب یہاں پولنگ اسٹیشن قائم ہے، ان میں سے ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے جہاں کوئی بدمزگی ہوئی ہو۔ صحیح۔ محمد عیسیٰ علیم صاحب، یہ فرمائیے گا، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں امیدواران سے جو ابھی تک امیدوار ہیں، کہ ان کو کیا کیا اہم چیزیں اگر ایجنڈا بنایا جائے، اگر پلان کیا جائے، تو مسائل کی فہرست کیا ہے، کس کس چیز کو سب سے پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نا جی، لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کے نمائندے یہاں کی غربت کا خاتمہ کریں، یہاں ایجوکیشن کو آگے لے کے جائیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز کو عام کریں، اور لوگوں کو روزگار ملے، امن ملے، سکھ ملے، چین ملے۔ تو یہی لوگوں کا جو ہے مین مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کی یہ بھی خواہش ہے کہ یہ جو سیلف گورننس آرڈر جو ملا ہے، اس کو آئینی کوئی تحفظ بھی حاصل ہو۔ تو یہاں کے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، چونکہ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، تو ان سے یہ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ یہ جماعتیں جو ہے یہاں کا جو سیاسی مستقبل ہے
اس طرف کوئی پیش رفت ہو تاکہ یہ جو پیکیج ملا ہے اس پیکیج کو کوئی آئینی چھتری جو ہے وہ مہیا ہو سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کی بڑی تعداد, ہم شام تک دیکھیں گے رزلٹ جب آنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پتہ چلے گا لوگوں کو اور پورے ملک کو پتہ چلے گا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان بیشتر حلقوں میں مقابلہ انہی دو جماعتوں کے امیدواروں کے آپس میں ہے. چند ایک ایسے حلقے ہیں جہاں پر JUI تحریک انصاف, مجلس MWM اسلامی تحریک وہ بھی سرپرائز دے سکتی ہیں, لیکن بیشتر حلقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کمپٹیشن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان ہو رہا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کچھ امیدیں رکھتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا رجحان ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ زیادہ ہے اور بیشتر حلقوں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کا ان کے درمیان کانٹیدار مقابلہ ہے. قاسم شاہ صاحب, پاک چائنا اقتصادی راہداری, اس پہ میں لوگوں سے ملا بھی ہوں, خوش بھی ہیں کہ مزید ترقی ہوگی, ادارے بنیں گے, اور وزیر اعظم نواز شریف یہاں آئے بھی اور انہوں نے بلتستان یونیورسٹی کا بھی اس کا اعلان کیا اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی انہوں نے قوم کو بتایا, جلسے میں بھی خطاب کیا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا کیا فوائد ہم حاصل کر سکیں گے؟ فیضی صاحب, آپ کو پتہ ہوگا کہ گلگت بلتستان میں جتنا بھی ہمارے گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ان کا دار و مدار چائنا کے ساتھ وابستہ ہے, چائنا تجارت کے ساتھ. تو یہ پاک چائنا جو راہداری کا یہ جب سلسلہ چلے گا تو گلگت بلتستان میں خوشحالی کا ایک نیا دور کا آغاز ہوگا, جس پہ میں وزیر اعظم پاکستان کو اور احسان اقبال صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. ان لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے یہ پاک چائنا راہداری کا معاہدہ چائنا کے ساتھ ہو گیا, تو جس سے گلگت بلتستان کے شہری بہت خوش ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے شہری بھی ملک کے دیگر شہری کے برابر ترقی کر سکے. تو یہ پاک چائنا کوریڈور جہاں پورے ملک کے لیے معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, تو گلگت بلتستان میں بے روزگاری کے خاتمے میں یہ اہم کردار ادا کرے گا. اس سلسلے میں یہاں پہ ہمارے جو پاک چائنا کاروباری ہے وہ تو زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں, جو عام شہری بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو میگا ایک پروجیکٹ پاکستان میں بن رہا ہے اس سے گلگت بلتستان میں بڑی تبدیلی آئے گی. صحیح. اسے علیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ابھی قاسم شاہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ خوشی کی ایک لہر ہے اور اللہ کرے کہ اس کو بڑے پرامن طریقے سے ہم بڑھا سکیں, یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ آپ کے گلگت بلتستان میں دنیا کی 50 وہ بلند چوٹیاں ہیں جو 7000 میٹر سے بلند ہیں. اب ان کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا بیتاب ہے, بے چین ہے. ٹورزم کو کیسے دیکھ رہے ہیں جب یہ بن جائے گا, تو نقشہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس علاقے کا؟ دیکھیں جی, یہ خطہ ویسے بھی حسین ہے, نو ڈاؤٹ. جہاں اونچے پہاڑ ہیں, سرسبز و شاداب جنگلات ہیں, یہاں پر معدنیات ہیں, یہاں پر قدرت نے بے تحاشا خزانوں سے مالا مال کیا ہے اس خطے کو. اگر حکومت پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ مکمل ہوتا ہے تو یہاں پہ طرح طرح کے جو ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ شروع کیے جا سکتے ہیں. اقتصادی راہداری سے جہاں پاکستان کے صوبوں کو فوائد ملیں گے وہاں گلگت بلتستان کو بھی اس کا فائدہ ملے گا. اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اقتصادی راہداری کا یہ منصوبہ گلگت بلتستان کے سینے سے ہو کے گزرتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ترقی کے اثرات گلگت بلتستان پر نہ پڑیں. تو یقینی بات ہے اس کے فوائد جو ہے گلگت بلتستان کو پڑیں گے اور اس منصوبے سے پاکستان ترقی کرے گا, گلگت بلتستان ترقی کرے گا, یہاں ٹورزم کو پروموٹ کیا جا سکے گا. اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی حکومتوں نے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن موجودہ حکومت بھی اس بارے میں خاصی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں سیاحت کو پروموٹ کر کے یہاں سے غربت کو ہم دور کر سکتے ہیں, ترقی ہم مجموعی ترقی ہم آگے بڑھا سکتے ہیں, انفرادی ترقی کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے, اس سیکٹر کو پروموٹ کرنے سے گلگت بلتستان کو تو فائدے ملیں گے ہی ملیں گے, لیکن اس سے پاکستان بھی مستفید ہوگا اور ٹورزم بڑھے گی. اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے ایسی سہولتیں, خصوصاً غیر ملکی ٹورسٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسی سہولتیں دی جائیں جس سے ان کا جو ہے فلو جو ہے وہ زیادہ ہو.
कासिम शाह साहब ये बताइएगा कि माजी में जैसे आपने पहले भी बात की कि यहाँ पे मसलक की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे, बड़े तंदो तेज़ खिताबात की बुनियाद पे इलेक्शन लड़े गए और उसमें तलखियाँ भी आई सामने, नाखुशगवार वाक़यात भी हुए। इस दफ़ा कोई ऐसी इतला फ़िलहाल तो नहीं है कि जो कोई ऐसा वाक़या हुआ हो। फैज़ी साहब देखिए, इस दफ़ा इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर गिलगित बल्तिस्तान की मुकामी हुकूमत ने पहले ही एक ज़ाबिते अखलाक जारी किया था, जिसमें यह किया गया था कि मजहबी जमातें अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके कहीं भी फिरका वाराना तकरीर करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो उस पर बाकायदा यहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी नज़र रखा, यहाँ होम डिपार्टमेंट ने भी नज़र रखा, जिसकी वजह से मौका नहीं मिला कि कोई भी सेक्टेरियन वायलेंस करे या इस तरह की तकरीर करे जिससे किसी एक फिरके की दिल आज़ारी हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सियासी माहौल चलने की वजह यह है कि ये ज़ाबिते अखलाक पर हुकूमत ने बिल्कुल नज़र रखा कि कोई इस तरह का वाक़ा कहीं भी पेश ना आ जाए। मैंने सुना था कि बाज़ इस तरह के अनासिर भी सरगर्म थे, लेकिन हुकूमत की नज़र रखने की वजह से वो नाकाम हो गए और ये सियासी माहौल चल पड़ा। मोहम्मद ईसा अलीम साहब खुद जहाँ बैठे हैं गिलगित में, यहाँ के भी 2 हलकों को हसास करार दिया गया, और भी कुछ हलके हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं, हसासियत की वजह क्या है? देखें जी, माजी में चूँकि ये दोनों हलके ऐसे रहे कि यहाँ पर जो फ़िरक़ा परस्त अनासर हैं उन्होंने माजी में कोशिश की कि इन 2 हलकों को हम मुकम्मल तौर पर मजहबी बनाएं। लेकिन मैं ये क्रेडिट साबिका सूबाई गवर्नमेंट को दूँगा। साबिका हुकूमत ने एक पार्लिमानी अमन कमेटी बनाई, उस पार्लिमानी अमन कमेटी में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जितने भी सियासी जमातें थे या जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स थे उन सब को मिलाया। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़े एफर्ट्स किए। उन्होंने मसाजिद को भी ये समझाने में वो कामयाब हो गए, मसाजिद के जो ज़िम्मेदारान थे, कि अमन में तरक्की है, सुकून में तरक्की है, यही इस्लाम का जो पैगाम है। तो इस पर अगर हम अमल करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। खुद एक जहन लोगों का बन गया, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है वो अमन को पसंद किया, उन्होंने तरक्की को पसंद किया। तो यही वजह है कि आज मजहबी लोग लड़ने की बजाय यहाँ सियासी लोग लड़ रहे हैं। सही। यहाँ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ईसा अलीम साहब और जनाब कासिम शाह साहब आपका। नाजरीन, बात ये हो रही थी अमन, फ़िरका वारियत की बातें कम हुई, ख़त्म हुई, सियासी जमातों का जो मुस्तहकम होना, जमहूरियत का चलना, वो ये चीज़ साबित कर रहा है कि अवाम भी अब ऐसी चीज़ों से बेजार हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नए पैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और बात जारी रहेगी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। स्काउट्स मौजूद है, पुलिस मौजूद है, एफसी मौजूद है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके, कोई ऐसी हरकत ना हो। यकीनन जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इक़्तिसादी राहदारी की बात है तो बहुत से ऐसे मुल्क जिनमें हिंदुस्तान खुसूसन काबिल ज़िक्र है कि उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, बहुत से एतराज़ात भी किए जाने की कोशिश की जा रही है। इन हालात में ये बड़ा ही खुश आइंद कदम है कि पुरअमन तरीके से हर औरत और मर्द को अपना वोट इस्तेमाल करने का मौका मुयस्सर आया है। मैं एक नए पैनल के साथ ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गिलगित से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है जनाब तारिक हुसैन शाह, ये सदर हैं गिलगित बल्तिस्तान प्रेस क्लब के, और इनके साथ सीनियर साफ़ी रोज़नामा औसाफ से वाबस्ता है किरण कासिम। आपका बहुत शुक्रिया। तारिक हुसैन शाह साहब, ये बताइएगा, आज अभी आप आए हैं तो क्या रिपोर्ट्स हैं, मामलात कैसे हैं, वोटर्स की रेशो क्या है, शरह क्या है, उसके बारे में क्या तफसीलात हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब, थैंक यू, आपने प्रोग्राम में आने का मौका दिया। जैसा आप देख रहे हैं कि आज जिस पुरअमन तरीके से इंतखाब होने जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखुसूस पाक आर्मी के लिए हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है। इसके जो असिस्ट कर रहे हैं उनके साथ जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस जिनमें काबिल ज़िक्र है हमारी पुलिस है, GB स्काउट्स हैं, रेंजर्स हैं और दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, इनकी जो अरेंजमेंट्स हैं, और बिलखुसूस यहाँ मैं जिक्र करूँ सूबाई हुकूमत का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी हाउस में भी एक बेहतरीन कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जहाँ से क्विक रिस्पांस फोर्स रखी हुई है। उन्होंने हेलिस को सिक्योरिटी के इशूज़ पे हेलिस को स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, और कुछ हेलिस आप देख रहे हैं सुबह से फ़िज़ा में जो है उनको निगरानी भी कर रही है।
تو ان حالات پہ جو پولنگ جاری ہے بہترین پرامن، ابھی تک پورے جی بی سے ہمیں کوئی ایسا انسیڈنٹ یا واقعہ کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ جہاں سے کوئی ایسا ایشو ہو کہ پولنگ رک گئی ہو یا کوئی اور ایشو ہو. لیکن ایک چیز ہم جو دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ایک نئی فارمیٹ کے اندر ہو رہے ہیں، چونکہ یہاں کے لوگ اس فارمیٹ کے عادی تھے نہیں. اب جس فارمیٹ میں آ رہے ہیں تو اس وجہ سے پولنگ کی جو شرح ہے وہ بہت سلو ہو رہی ہے. اچھا، ہاں بہت سلو ہے. بالخصوص خواتین کی پولنگ اسٹیشن پہ تو حالات جو ہیں اچھے نہیں جا رہے ہیں. وہاں پانی کے پینے کا انتظام اور دیگر جو خواتین کے لوازمات ہوتے ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. اب وہ سلو کی وجہ سے ہمیں خدشہ یہ پڑ رہا ہے کہ شاید یہ شرح جو ہے وہ 50% سے اوپر نہ جائیں. لیکن چونکہ ابھی ہماری کچھ دیر پہلے حافظ الرحمان صاحب سے بھی بات ہو گئی، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ہماری بات ہو گئی، ہمارے سی ایم صاحب سے بھی ہماری بات ہو گئی، تو وہ سب توقع کر رہے ہیں کہ یہ ریشو جو ہے 65% سے اوپر چلا جائے گا. اگر سن رہے ہیں انتظامیہ کے لوگ تو یقیناً ایسے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف انہیں توجہ کر لینی چاہیے، ابھی سے ہی کر لینی چاہیے. جو گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اس میں کچھ ہو جانا چاہیے. میں آپ کی طرف آؤں گا کرن قاسم. خواتین کی ابھی بات کی شاہ صاحب نے، خواتین کے یہاں پہ کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے جس طرح لوئر دین میں دوبارہ انتخاب ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی خاتون ووٹ ہی کاسٹ نہیں کر سکی، یہاں پہ احوال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں بولنے کا موقع دیا. جس طرح خواتین کی آپ نے بات کی تو گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کہ خواتین اپنی مرضی سے گھروں سے نکل رہی ہے، ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وہ نکل کے جا رہی ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا کہ خواتین جو تھی وہ بہت کم یعنی گھروں سے نکلا کرتی تھی، یا ان کو گھر میں گاڑی لا کے یعنی ان کو لے کے لے کے جایا جاتا تھا. اب وہ خود جا رہی ہے، اب وہ خود جا رہی ہے. ان کے اندر ایک سیاسی شعور بیدار ہو چکا ہے. خواتین کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب سے گلگت بلتستان میں بنی ہے تب سے خواتین میں سیاسی شعور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی 2009 سے یہاں اس نے حکومت بنائی، اس میں خواتین ونگ انہوں نے بنایا. خواتین ونگ جو خواتین کے مسائل پہ وہ بات کر رہے تھے، اسی ان کے دیکھا دیکھی جس طرح دوسرے جماعتیں تھے سب نے خواتین ونگ بنائی گلگت بلتستان میں، اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی. تو آج جب میں پولنگ اسٹیشن جب میں گئی میں نے وہاں دیکھا خواتین بہت اچھے انداز میں پرامن طریقے سے وہ ووٹ کاسٹ کرنے آ رہی ہے، ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. تو جب میرے ان سے بات ہوئی تو وہ بڑے خوشگوار موڈ میں بھی تھے، ان کا انداز بھی بہت اچھا تھا. اور کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے، کوئی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے تھے، کوئی تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے تھے. جو دیکھا تو مجھے بہت زیادہ یعنی خوشی محسوس ہو گئی. خوشائن بات یہ ہے کہ ماضی کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے دارال تانگیر کے حوالے سے رپورٹنگ ہو گئی تھی، وہاں خواتین کو ووٹ سے روکا جا رہا ہے. لیکن ابھی ہماری جو اطلاعات ہیں خوشائن بات یہ ہے کہ دارال اور تانگیر میں اس وقت خواتین کا سب سے زیادہ ریشو ہے ووٹ پول کرنے کا. جہاں پہ یہ خدشہ تھا کہ مسئلہ ہوگا وہاں پہ سب سے زیادہ ہماری رپورٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت خواتین وہاں ووٹ پول کر رہی ہیں. That's great, that's great. ابھی جیسے کرن بھی بات کر رہی تھی کہ خواتین میں ایک جمہوریت کا تسلسل، اس سے یقیناً شعور میں آگہی میں بڑھوتری آتی ہے. یہاں پہ اگر میں بات کروں کہ لٹریسی ریٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سمجھ بوجھ کی، ملک کے معاملات کی، اپنے حقوق کی، اپنے فرائض کی، تو کس لیول پہ آپ رکھیں گے؟ دیکھیں اگر آپ ایجوکیشن ریشو دیکھیں تو الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ایجوکیشن کا ریشو گلگت بلتستان میں ہے. اسپیشلی اس وقت گلگت شہر کے اندر جو ہے 80% سے ابو ایجوکیشن کا ریشو ہے، وہ بھی ہائر ایجوکیشن کا. آپ ڈسٹرکٹ ہنزا کی طرف چلے جائیں تو وہاں 100% لٹریسی ریٹ ہے، اور وہ بھی ہائر ایجوکیشن کی. اور اس طرح آپ سکاردو میں چلے جائیں، ہمارے گیزر ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں. گیزر میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں، پریفر کرتے ہیں کہ میری بچی پڑھے. بچہ تو بے شک وہ مزدوری بھی کر لے گا، ڈرائیور بھی بن جائے گا، لیکن بچی کیا کرے گی؟ پریفرلی وہ اپنے بچیوں کو کرتے ہیں. صرف ہمارے یہاں پہ ایشو آ رہا ہے ڈسٹرکٹ دیہامار کے اندر، وہاں تھوڑی سی لٹریسی کا تھوڑا سا پرابلم خواتین کا آ رہا ہے. لیکن ہم پر امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ جمہوری پروسیس چلے گا وہاں پہ بھی تبدیلی آ جائے گی. اب ایجوکیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تمام پولنگ اسٹیشن کے اندر کہ خواتین نے بیجز لگا ہوئے ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، نعرے بازی کر رہی ہیں، باقاعدہ جوش و خروش کے ساتھ پولنگ اسٹیشن کے اندر نہ صرف موجود ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو ووٹ ڈیرے پہ آمادہ کروا رہی ہے، گھروں سے خود لے کے آ رہی ہے. اس وقت یہاں پہ جو الزامات کی سیاست ہوتی ہے، انیوا جس پہ بھی لگا دیا اس پہ بھی لگا دیا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس دفعہ سکون رہا ہے یا وہ بھی؟ جواد صاحب یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینر سیاست شروع ہو گئی ہے، ڈبے بند سیاست شروع ہو گئی، قسم قسم کی جو وہاں جو ہے نا سیاسی کلچر پروان چڑھا. ہم بڑے لکی اس معاملے میں کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 مہینے سے یہ الیکشن پروسیس جاری ہے
पिछले 15 मई के बाद से तो ये उरूज पे था। इस उरूज के दौरान भी हमने देखा कि कोई गलीज़ ज़बान यहाँ इस्तेमाल नहीं हुई, कोई भी सियासी तौर पर खाम लोगों के ऊपर जो इल्ज़ामात होते थे वो किसी ने नहीं लगाया। हाँ, इशूज़ पे एक दूसरे के ऊपर तनकीद ज़रूर हुई, इशूज़ पे इकोनॉमी के ऊपर हुई, दिगर जो हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसके ऊपर थोड़ी सी तनकीद हुई हुकूमती पार्टी के ऊपर। फिर यहाँ गंदम सब्सिडी का एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उसके हवाले से तो देखें ये सामने आया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से भी, बाकी जितने भी हुकूमती मशीनरी है उनकी तरफ से, कि ये ऐसा चक्कर ही नहीं था कोई, ये इसको बनाया गया इंतखाबात के मौके पे कि ताकि लोग जो है उनके जहन में कोई ऐसी चीज़ आ जाए। ये भी वैसे बनता है कि मैं इल्ज़ाम लगा दें। ये आपको पता है कि ये टेक्टिक्स होती हैं, पॉलिटिकल टेक्टिक्स होती हैं। जब इलेक्शन जोबन पे उरूज पे आपके पास 48 घंटे रहे, माशाल्लाह इतना लिटरेसी रेट है, तो जो लोग ऐसे टैक्टिक्स यूज करते हैं नाकाम हो गए, उनको पता नहीं है, नाकाम हो गए, बुरी तरीके से नाकाम हो गए। ये जो गंदम सब्सिडी का इशू उठाया था, मेरे जो असेसमेंट है, हमने हुंजा के अंदर देखा प्रोटेस्ट हुआ था शुरू में पहले दिन जब ये कंफ्यूजन फैलाई गई। नेक्स्ट डे हमने देखा कि बिल्कुल कोई भी लोग इस बात पे कान धरने के तैयार नहीं था, उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है, क्योंकि इस आगरा साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बात ही खत्म हो गई। और हम देख रहे हैं इस वक्त एक जोश व खरोश है, कहीं सब्सिडी का जिक्र नहीं है, सारी चीज़ें जो रूमर्स थी वो क्लोज हो चुकी है। किरण कासिम, ये बताइएगा कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का भी अनाउंस कर दिया गया, इंशाल्लाह वो भी बनेगी, तरक्की भी होगी। पाक चाइना कॉरिडोर के हवाले से यहाँ के लोगों में मैंने जिस को मिला वो बड़ा खुश है कि यहाँ रोज़गार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, बेरोज़गारी भी कम होगी, और पढ़े लिखे यहाँ पे जितने नौजवान हैं। कल मैं हुंजा वादी की तरफ जा रहा था तो मुझे वहाँ राह पे हम रुके पानी देखने के लिए कि हुंजा वाटर कैसा है, तो वहाँ पे कुछ खवातीन बड़ी यंग, तो उन्होंने कहा जी मैं MSc की हुई है, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में, किसी ने कहा मैंने फिज़िक्स में जो है BSc की है, मगर मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं बच्चों को तो अच्छे तरीके से पाल सकती हूँ। लेकिन उनका ये है कि ये कॉरिडोर बनेगा तो जॉब्स मिलेगी खवातीन को भी। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? जी सर, आपने ठीक फरमाया। जॉब्स यानी इक़्तिसादी रहदारी से गिलगित बल्तिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, रोज़गार मिलेगा यहाँ के अवाम को। गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा होगा ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई सनतकारी के यानी यहाँ पे कोई मनसूबे वगैरह बिल्कुल नहीं है। यहाँ के अवाम की सिर्फ और सिर्फ उनकी नज़रें जो होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर पे होती है कि कोई यानी रोज़गार जो उनको मिलता है तो गवर्नमेंट सेक्टर से मिलता है, प्राइवेट इदारे इधर बहुत ही कम है। लेकिन आजकल प्राइवेट इदारे भी यहाँ पे अपना काम काफ़ी फल फूल रहे हैं, मैंने देखा है पहले की निस्बत काफ़ी फर्क है में चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो रोजगार का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा है, यानी हमारे दर में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब उम्मीद एक बन गई है, पूरे पाकिस्तान में ये है, जहाँ जहाँ से कॉरिडोर ने गुजरना है वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि लोगों के अंदर एक खुशी का इजहार है कि यानी दौड़ रही के अवाम के अंदर कि अभी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी यानी इसी नज़र के कब ये इक़्तिसादी राहदारी पर काम शुरू होगा, कब हमें यानी रोजगार मिलेंगे, सबकी नज़रें अभी उस साइड पे लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के अवाम सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर पे तवज्जो दे रहे हैं, उनको रोजगार के जो जराए हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर से ही मिलते हैं। इक़्तिसादी राहदारी तो वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तो उनको अभी एक ख्वाब समझ रहे हैं, पता नहीं उसकी ताबीर अभी कब मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स चाहिए और मेरिट पे जॉब्स हों, कोई यानी इलीगल नहीं हो, किसी की सिफारिश पे नहीं हो, कोई यानी रिश्वत लेके ना दे, क्योंकि यहाँ पे तो जो एक सिस्टम चला आ रहा है, यहाँ पे एक जो इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जो रोज़गार के जो मौक़े हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं आवाम को, यानी रिश्वत है, सिफारिश है, यानी अभी हमें इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। को ख़त्म करना चाहिए। मैं इसी क्वेश्चन के साथ आपकी तरफ भी आऊँगा, इक़्तिसादी राहदारी से उम्मीदें जो बंधी हुई हैं, आप क्या देखते हैं कि लोगों के अंदर, मैंने तो देखा कि खुशी है, मौजूद है कि अल्लाह करे जल्दी जल्दी शुरू हो, यहाँ पे इंडस्ट्री भी कायम हो, यहाँ पे टूरिज़म के भी मौक़े मज़ीद हों, ऐसी चीज़ें हों जो लोग पूरी दुनिया से यहाँ आना चाहते हैं सैर व तफरीह के लिए, उनके लिए फैसिलिटीज़ हों, सड़कें होंगी तो सब कुछ होगा। आपकी अंदरूनी फीलिंग्स वैसे कैसी हैं? ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब से नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिसादी कॉरिडोर का जो ऐलान किया हुआ है, तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे खुशी का इज़हार कर रहा है। हम तो ये समझते हैं कि इकनॉमिक ये गिलगित बल्तिस्तान जो है, स्पेशली गिलगित अगर हम फोकस करें, ये इकनॉमिक हब है। आप देखें गिलगित के चार तरफ 4 बड़ी जो है एटमी ममालिक मौजूद हैं, अफगानिस्तान मौजूद है,
इक्तिसादी कॉरिडोर का जहाँ चाइना को फ़ायदा होगा वहाँ हमें इस हवाले से भी फ़ायदा होगा। तमाम मल्टी नेशनल जो कंपनीज हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख करेंगी। यहाँ जो मिलर्स हैं, यहाँ की जो मादनी वसाइल है, यहाँ की जो दौलत है वो जो छुपी हुई है, जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे किसी को भी, रूट नहीं होगा आपके पास, एक्सेस नहीं होगी, वो वसाइल वही पड़े के पड़े रहेंगे। इक्तिसादी राहदारी बनेगी। हम तो ये भी उम्मीद रखते हैं नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से कि जो इकनॉमिक जोन के जो जोन बना रहे हैं वो लोग, वो एक कम से कम एक जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रखें, ताकि उससे लोगों के अंदर जो अभी किरण साहब भी कह रही थी कि बेरोजगारी की इशू, क्योंकि यहाँ आबादी जो लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सबके सबको जॉब दे सकें। ये पॉसिबल नहीं, दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर ये मिसाल मौजूद नहीं है। वो प्राइवेट सेक्टर ऐसा होता है जो इनके लिए इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को पैदा करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। अब इकनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से गुजरे और जब यहाँ पे एक जोन बनेगा, इकनॉमिक जोन, तो मेरा नहीं ख्याल कि गिलगित बल्तिस्तान के कोई भी बच्चे जो बेरोजगार रहेगा या कोई भी खातून बेरोजगार रहेगी, यहाँ हर तरफ रोजगार होगा। माशी खुशहाली जहाँ पे आती है तो वहाँ सारी खुशहालियाँ खुद बहुत आ जाती हैं। सही सही। मैं ये भी पूछूंगा दोनों से, मैं आपसे पहले पूछता हूँ यहाँ के हवाले से। मैं इसलिए ये बात पहले भी अपने जो मेरे पैनल पे लोग थे उनसे भी मैंने यही पूछा, आपसे भी यही पूछूंगा। गिलगित के हवाले से एक जो कराची में बैठे हुए, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कोयटा में बैठे हुए शख्स को ये हमेशा ख़तरा रहता था कि पता नहीं न जाने कब क्या हो जाए, हालात इस तरफ करवट ले लें, यूँ ख़राबी हो जाए, यूँ कर्फ्यू लग जाए, यूँ कत्ल हो जाए, कोई खुदा न खास्ता। अब अल्लाह का शुक्र है मैं ये देख रहा हूँ जिस दिन से मैं आया हूँ 3-4 दिन से कि यहाँ कोई ऐसा वाक़या नहीं, और खालिसतन उन दिनों में जहाँ हर बंदा बड़े जज्बात में होता है फिर भी कोई ऐसी तलखी नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या ये क्या खूबसूरतियाँ पैदा क्यों हुई हैं? वैसे जवाब साहब इसके लिए मैं ज़रा थोड़ा सा फसाद का बीज बोया गया, लेकिन ये तक नहीं दूसरे ये आप नोट कर लें। मैं अंदर लाइव में कह रहा हूँ कि ये सिर्फ गिलगित सिटी के अंदर ये फसाद मौजूद था, अभी नहीं है। ये रिकॉर्ड पे है कि गिलगित सिटी से बाहर जो हमारा 28,000 मुरबा मील के अलावा कहीं पे भी ये फैक्टर मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल रूमर्स हैं, मिस परसेप्शन फैलाई गई है कि गिलगित बल्तिस्तान के हालत खराब, बिल्कुल गलत है। सिर्फ सिटी का जो 2.5 किलोमीटर का एरिया था जिसमें 78 गलियां टोटली स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे ये इशूज रहा माजी के अंदर। इन 78 गलियों को इतना बदनाम किया गया कि पूरे जीबी का जो खूबसूरत चेहरा था, जो जन्नत नज़ीर था, उसका चेहरा थोड़ा सा मसक किया गया। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि ये अभी इस गिलगित शहर के अंदर देखें ये बीज बोया गया, फसाद यहाँ करवाया गया। यहाँ ब्लड रिलेशन है लोगों के, खून के रिश्ते आज भी आपस में रिश्ते हो रहे हैं। इस वक्त जारी है रिश्ते, खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते हैं। कुछ गलतियाँ बरफहम पैदा करवाई गई, उसके अंदर जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, हमारे दुश्मन हमारे बहुत ज़्यादा हैं जो पाकिस्तान को नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान को दबा कर वो कहाँ से शुरू करेंगे? स्टार्टिंग में यहाँ से देखिए कि ये हब है मैशत का, मुस्तकबिल का हब ये है। जब हब आपका डिस्टर्ब होता है, जब आपका मगज डिस्टर्ब है तो पूरी चीज़ काम नहीं करता है। तो उन्होंने छेड़ा गिलगित के साथ, गिलगित के अड़तर जो गलियाँ थी बदकिस्मती से, वहाँ पे ये इशू। लेकिन अब मस्जिद मिंबर महराब से आवाज़ नहीं बुलंद हो रही कोई ऐसी, कहीं पे भी नहीं। अब तो लोग रजिस्ट कर रहे हैं। अब तो मजे की बात ये है कि इन लोगों ने देखा ना 88 से अब तक ये हालात रहे हैं। 3 इलेक्शन ऐसे हुए जो फिरकावाना बेस पे गिलगित सिटी के अंदर करवाए गए। लोगों ने देखा, पॉलिटिकल नुमाइंदे आए, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। वो दौलतमंद हो गए, लोग गरीब हो गए, लोगों के लिए इश्यूज पैदा होते गए, तो लोग अब बादशाह लोग हैं। एक दफ़ा उन्होंने समय अब देख रहे हैं इस इलेक्शन में और आपके सामने हो रहे हैं कि लोगों ने यकसर मुस्तरद कर दिया, मसाजिद को यकसर मुस्तरद कर दिया, फरकवारे को यकसर मुस्तरद कर दिया, दीगर जो इशूज जो फैलाए जा रहे थे उनको यकसर मुस्तरद करते हुए कहा, उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर शामिल हो गए। अब उन्होंने देखा कि इनकी बका या हमारी जो खुशहाली है, हमारी जो तरक्की का राह जो मुज़म्मिल है, वो सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर है। ये जो दीगर जो चीज़ें हैं इनके अंदर हमारी कोई मुस्तकबिल नहीं है। किरण कासिम, इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ख़वातीन के हुकूक, ख़वातीन की आज़ादी, मादर पिदर नहीं लेकिन जितनी आज़ादी उन्हें होनी चाहिए जॉब करने की, पढ़ने की, लिखने की, उस हवाले से आपके इस गिलगित बल्तिस्तान में क्या अहवाल है? जिस तरह बाज़ इलाकों में मस्जिद से ही अनाउंस कर दिया जाता है, या बाज़ जो असर व रसूख रखने वाले होते हैं, या कल्चर के नाम पे कह दिया जाता है जी बच्ची जो है वो कॉलेज नहीं जानी चाहिए, स्कूल नहीं जानी चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे वो क्या अहवाल है? हाँ सर, देखा जाए तो पहले की निस्बत अभी बहुत बेहतर हो गया ख़वातीन के लिए गिलगित बल्तिस्तान में। हम जब अगर पाकिस्तान के दूसरे सूबों या शहरों की तरफ अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में सिर्फ सिटी जो है, जो यानी शहरी आबादी जहाँ पे तो वहाँ पे ख़वातीन आज़ाद है, वो बाहर जा सकती है, जॉब्स कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की निस्बत, सूबों की निस्बत गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ का बहुत एहतराम किया जाता है। ख़वातीन को यहाँ पर इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। और ये तालीम का जो इशू है पहले था लेकिन अभी ये भी कम हो गया है। जिस तरह हमारा ज़िला दियामिर है जहाँ पे यानी ख़वातीन को नहीं पढ़ाया जाता था, वहाँ पे ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी लगाई गई थी, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं।
اور خواتین جا رہی ہے اسکول، ہوم اسکولس وہاں پہ اوپن کیے، خواتین یعنی گھروں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم بالغاہ جیسے وہ NGOs جو تھے وہ لے کے آئے، اس کے نسبت بھی بہت ساری خواتین ابھی گھروں سے نکل رہی ہیں، جابس بھی کر رہی ہیں. ہمارے ادھر ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں آپ کو صرف خواتین ہی نظر آئیں گے، فیمیل سیکٹر میں بھی اور ہیلتھ میں بھی، اور دوسرے بھی بہت سارے ادارے ہیں جہاں پہ ابھی بھی خواتین کام کر رہے ہیں، وہ اپنے فرائض بہتر انداز میں سر انجام دے رہے ہیں. اور بہت سارے پہلے جو مسائل تھے ابھی وہ اتنے مسائل نہیں ہیں، لیکن خواتین کو جو حقوق ہے وہ ان کو ملنے چاہیے، خواتین کے جو بیسک حقوق ہے وہ ملنے چاہیے. جس طرح پنجاب اسمبلی میں جو بل پاس ہو رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، میں چاہ رہی ہوں کہ گلگت بلتستان میں وہ بل پاس ہو جائے تاکہ خواتین کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے. جب وہ کہیں جائے کام کرے تو وہاں پہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ بہتر انداز میں یعنی اپنے کام کر سکتے ہیں. یا کوئی ہراسمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ؟ ابھی تک تو سامنے نہیں آیا، ہراسمنٹ کا کوئی ایشو سامنے نہیں آیا. یہ سابقہ ہماری اسمبلی نے جو 7 خواتین کے بل نیشنل اسمبلی نے پاس کیے تھے، ہماری اسمبلی میں بھی وہ پاس ہو چکے ہیں خواتین کے پروٹیکشن کے حوالے سے. جو ہراسمنٹ بل بھی پاس ہو چکا ہے، دیگر جو بل تھے وہ بھی پاس ہو چکے ہیں. اور مجھے قاسم صاحب یہ بتائیے کہ میں اگر یہ پوچھوں، بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری اور اس علاقے سے آپ تعلق یافتہ ہیں، کسی بھی ووٹر کو اپنے امیدوار میں کیا اہلیت دیکھنی چاہیے، اس کی کارکردگی دیکھنی چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے اور کیسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے؟ اگر میں اپنی پرسنل اوپینین دوں تو سب سے پہلے تو میری رائے میں تو کریکٹر دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا آنیسٹ ہے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. سب سے پہلے اس کی آنیسٹی دیکھنی چاہیے. پھر اس کے ضمنی میں جو دیگر چیزیں آتی ہیں، لیڈرشپ کی کوالٹیز میں، ایجوکیٹڈ آج کے دور میں مجبوری ہے، ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. پھر اس کے اندر کوئی ڈیسیجن، بہتر ڈیسیجن فیصلے لینے والا ہو، کیونکہ ان لوگوں نے جا کے اسمبلی میں قانون بنانے، قوانین کرنی ہے، قانون سازی ان کے اندر پھر وہ ایک نڈر والی کوالٹی ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہ مصلحتوں کے اندر دب کے رہیں گے تو پھر یہ رائٹس کی بات نہیں کر سکیں گے. اگر یہ نڈر ہوں، بے باک ہوں، ان کے کریکٹر اچھا رہے تو یہ اسمبلی کے اندر جا کے رائٹس کی بات کر سکتے ہیں. اسمبلی کے علاوہ باہر جو دیگر انٹرنیشنل فورمس ہیں وہاں پہ بھی اپنے علاقے کی، اپنے لوگوں کی رائٹس کی بات کر سکتے ہیں یہ لوگ. جی کرن، یہ بتائیے کہ خواتین کو انتخاب میں حصہ لینے کی میں کینڈیڈیٹ بہت زیادہ نہیں دیکھ رہا، اس کی خاص وجہ ہے؟ خواتین بس وہ انتخابات میں وہ حصہ لے رہی ہیں، وہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو خواتین کے حقوق پہ بات کرے، خواتین کے حقوق جو مسائل ہے وہ حل کرے. اور خواتین بھی چاہتی ہیں کہ کوئی باکردار لیڈر ہو، پڑھا لکھا ہو، جو ان کے مسائل بہت اچھی طرح سمجھ جائے. خواتین کیوں نہیں زیادہ مجھے دیکھنے میں نہیں مل رہی؟ گلگت بلتستان میں حلقہ 2 سے خواتین لڑ رہی تھی الیکشن، لیکن بعد میں پھر وہ چلی گئی. لیکن گانچھے حلقہ 1 اور 2 میں اس وقت خواتین الیکشن لڑ رہی ہے. پیپلز پارٹی کی شرین فاطمہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی آمنہ انصاری اس وقت الیکشن لڑ رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جائیں گی. کامیابی تو خیر اپنی کارکردگی پہ منحصر ہوتا ہے ہر طرف. ناظرین آپ یہ بھی سن رہے ہوں گے کہ ٹولیاں گزر رہے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا قاسم شاہ صاحب کہ کیا آج جو جیت جائے اس کو خوشی میں کیا کرنا چاہیے، کہاں تک رہنا چاہیے، فائرنگ، ہلڑ بازی، اور جو ہار جائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں ایک اچھی جو سائن ہے گلگت بلتستان کی، وہ یہ ہے کہ ہارنے والا بھی اس چیز کو قبول کرتا ہے، جیتنے والا بھی اس چیز کو قبول کرتا ہے. دیگر یہ جو جیتنے والا تو خوش ہوتا ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے، قبول کرتا ہے، ہارنے والا بھی قبول کرتا ہے. پھر یہ عدالتی اور یہ چکر پہ نہیں جاتے ہیں. جو اسپیسیفک آپ نے سوال پوچھی ہے تو میرے خیال میں خوشی بھی ان کے حدود ہے، لمٹس ہیں، لمٹس کے باہر نہیں جانی چاہیے. وہ پھر ہارنے والے کو ایک چیز یہ ہے کہ اس کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن وہ لمٹس ہیں جو ان کے ضابطۂ اخلاق بنا، اس سے باہر ان کو نہیں جانا چاہیے. یہاں میں آپ سے دوبارہ شروع کرتا ہوں، یہاں تحریک انصاف کے جلسے ہوئے، لیکن یہاں پہ بھی وہ رقص ہوا یا نہیں ہوا جو ہم نے دھرنے میں دیکھے مسلسل اسلام آباد کے اندر؟ چونکہ پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں یا دیگر جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں کا کلچر اور گلگت بلتستان کے کلچر میں بہت فرق ہے. کچھ ہمارے نارمس کسٹمس ایسی ہیں کہ جو چیزیں پرمٹ نہیں کرتی ہیں. ہاں لڑکوں میں وہ جوش خروش دیکھنے میں ضرور آیا، بالکل ضرور آیا، اور ہم نے دیکھا کہ بنگڑے انہوں نے ڈالے، رقص کیا، خوشی کی، لیکن خواتین اس میں شامل نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کہ جلسوں میں خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. اسپیشلی جب لال جین اسٹیڈیم میں خان صاحب آئے تو میرے خیال میں کوئی 10 سے 15 خواتین تھی، اس سے زیادہ کی تعداد موجود نہیں تھی. صرف ہنزا میں وہاں پہ کچھ خواتین آئیں کیونکہ ہنزا میں لڑکے سے زیادہ، پھر ان کا کلچر تھوڑا سا ان کو پرمیشن دیتا ہے،
वो वहाँ पाएँ। हम इख्तितामिया की जानिब बढ़ने वाले हैं, लिहाजा आपसे भी मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि जीतने वाले को क्या करना चाहिए और हारने वाले को किस स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए? जीतने वाले को बस पुरअमन रहना चाहिए, हवाई फायरिंग करके यानी ज़्यादा यानी हालात ख़राब होने की तरफ नहीं जाना चाहिए, बस खामोशी से बैठ के यानी अपने घर के हद तक खुशी मनानी चाहिए। जो हारने वाला है उसको यानी वो अपनी गलतियों पे वो करे, निशानदेही करे, उनसे कौन सी ऐसी गलती हुई कि अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया, तो वो आइंदा 5 साल के लिए अपने आप को तैयार रखें, आइंदा 5 साल के लिए जो हारें। और फिर जो हारते हैं वो धांधली का भी इल्ज़ाम लगा के ख़ुद को तसल्ली देते हैं, लेकिन उनको ये जो है उनके दिमाग से निकलना चाहिए, फिर इलेक्शन होने चाहिए और फिर इलेक्शन पे यानी उनका भरोसा भी होना जिस तरह शाह जी, जिस तरह फ़ौज निगरानी कर रही है, जिस तरह के मामलात हैं और हर कैमरे की निगाहें भी लगी हुई हैं, और अब शऊर इतना है कि लोग बता देते हैं कि ये ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है। आपको मैं आखिर में यही पूछूंगा कि क्या देख रहे हैं नक्शा आज, कब तक रिज़ल्ट आएंगे? हमारे नाज़रीन को भी ज़रा बताइए कि कब तक रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे और कब खुशखबरियाँ और दिल पसीज के रहने वाले उनको कब इतलात मिलेंगे? हमने पहले भी जिक्र किया था, थोड़ा सा इलेक्शन का प्रोसेस स्लो जा रहा है क्योंकि नए फॉर्मेट में हो रहा है ना सारी चीज़ें। 4 बजे का, लेकिन मैं सुन रहा था स्कर्दू में हो सकता है बढ़ा दिया जाए, मुश्किल होगा। हम वही वाली बात है, मेरे ख्याल में ये पोलिंग मुझे जो शहरी हल्के लगते हैं ना, शहरी हल्के, देहातों में तो चले कोई, शहरी हल्कों में ये पोलिंग 5, 6, 7। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में 5 अहम कमांडरों समेत 19 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक झड़प गुज़श्ता रात शिमाली वज़ीरिस्तान में अफगान सरहद के करीब हुई। दहशतगर्दों का ताक़ुब करने पर एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसकी जद में आकर 7 फौजी जवान भी शहीद हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली की 24 आम नशिस्तों के लिए 268 उम्मीदवार मैदान में हैं। 18 लाख नफूस पर मुश्तमिल गिलगित बल्तिस्तान में अहल वोटर्स की तादाद 6,18,000 से ज़ायद है। वोटरों की सहूलत के लिए 1143 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं और 7 अजला में 11 जून तक फौज तैनात रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस और पाक फौज के अहलकार इलाके में गश्त कर रहे हैं, जबकि तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर भी फौज तैनात है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदों के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही वोटर्स का गैर मामूली जोशो खरोश देखने में आ रहा है और माजी की निस्बत इस मरतबा इंतखाबात में लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा देखने में नजर आ रही है। नाज़रीन, इंतखाबी अमल के बारे में मजीद बात करते हैं गिलगित में मौजूद अपने नुमाइंदे नज़ाकत अली से, जिन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है। नज़ाकत अली, बताइएगा, तकरीबन 1 घंटे से भी कम का वक्त अब पोलिंग खत्म होने में रह गया है। सुबह से हम आपसे बात भी कर रहे हैं, क्या जोशो खरोश, क्या टर्न आउट और अभी भी कितना रश लगा हुआ है पोलिंग स्टेशन पर? जी, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का अमल तेज़ी के साथ जारी है। तकरीबन तमाम हलकों में वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद जमा है और वो अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त गिलगित में 3 हलके हैं। उन तमाम हलकों के बाहर हमने इतना रश देखा कि मर्दों के जितने भी स्टेशन हैं, पोलिंग स्टेशन, ख़वातीन के जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, उसके बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और एक दूसरे के इतना जोश व खरोश है कि ख़वातीन और हज़रात, तमाम बूढ़े जवान अफराद सब वोट कास्ट करने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात के हवाले से पाक फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस के दस्ते तैनात किए गए हैं, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं और शहर में भी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो है जस्टिस रिटायर्ड ताहिर अली शाह और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शेर जहान मीर ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया है और उन्होंने हिफाजती जो इंतज़ामात थे वो देख के इत्मीनान का इजहार किया है। इसके बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका भी यही कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो टर्न आउट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। इसकी उम्मीद हर बंदा भी कर रहा है। कोई वोटिंग का जो अमल हम देख रहे हैं उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट रहने की तवक्को है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है उसने यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में एक स्टेशन भी कायम कर दिया जहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ से इंतखाबी अमल के बारे में देखा जा रहा है और यहाँ पर वज़ीर जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उसके ऑफिस में भी एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहाँ से वो इस जो इंतखाबात का अमल है उसको देख रहे हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी हलके हैं वहाँ पर पुरअमन अंदाज में
पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ मेरे साथ जो मेरे साथी रिपोर्टर हैं तनवीर अहमद, उससे मैं ये पूछूंगा कि आपने यहाँ गिलगित में हल्का नंबर 1, हल्का नंबर 2 और हल्का नंबर 3 में इंतखाबी सरगर्मियों की कवरेज की, आपने वहाँ क्या देखा? हिफाजती इंतजामात किस कदर इत्मीनान बख्श थे? जी, नज़ाकत गिलगित के तीनों हलकों में आज सुबह जब अपने मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का वोटिंग का जो अमल शुरू हुआ वो अभी तक जो है पुरअमन अंदाज में जारी है। गिलगित के तीनों हलके, गिलगित हल्का नंबर 1, 2, 3, यहाँ पर जो है मेल फीमेल जो वोटर्स हैं उनका बड़ा रश जो है पोलिंग स्टेशंस पर देखने में आया। सिक्योरिटी के इंतजामात वहाँ पर तसल्ली बख्श थे। पाक आर्मी के दस्ते वहाँ पर तैनात थे। इसके अलावा पुलिस, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, रेंजर्स, ये एहलकार भी वहाँ पर जो है अपने ड्यूटी के जो फ़राइज़ वहाँ पर निभा रहे थे। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन को खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी फराहम की गई थी और वहाँ पर जो है ख़वातीन पुलिस एहलकारों को जो है तैनात किया गया था। और इसके अलावा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी जो है इंतखाबात के हवाले से इस सारे अमल को की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वो ख़ुद भी जो है इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने आज जैसा कि आपने भी देखा कि कुछ पोलिंग स्टेशंस का वहाँ पर उन्होंने विज़िट भी किया, साथ साथ फोर्स कमांडर और चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, इन्होंने भी जो है चीफ मिनिस्टर के साथ आज मुख्तलिफ अजला का दौरा किया। वहाँ पर जो है इंतखाबात की जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात किए गए थे उनका जायज़ा लिया। तो इस हवाले से अभी तक जो है बिल्कुल पुरअमन है। तमाम हलकों में किसी भी इलाके से किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है और पुरअमन। जी, नज़ाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे नज़ाकत अली हमारे साथ मौजूद थे। गिलगित शहर में इस वक्त वो मौजूद थे और तमाम के तमाम गिलगित के जो हलके हैं, 3 हलके हैं, वहाँ पर नहायत पुरअमन अंदाज में पोलिंग का अमल जारी है। जी, रिजवान और लास्ट से हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शहाब, बताइएगा कि इस वक्त क्या जोशो खरोश है पोलिंग में? अब तो बहुत कम वक्त रह गया, तकरीबन 45 मिनट बाकी हैं पोलिंग का अमल ख़त्म होने में। लोगों का जोशो खरोश कैसा है और इंतखाबी नज़्म व ज़ब्त के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से क्या अपडेट करेंगे? जी, लोग इंतहाई पुरजोश हैं और पोलिंग स्टेशनों में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। अक्सर वोटरों ने अपना वोट कास्ट किया हुआ है और बाकी जो वोटर्स हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और अपना वोट कास्ट करने की कोशिश में हैं। अच्छा शहाबुद्दीन, ये भी बताइएगा ख़वातीन के हवाले से, एक तो ये कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद जो है वो अब तक आ चुकी है, और दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा था कि पोलिंग का वक्त जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है अगर लोगों का रश इसी तरह बरकरार रहा तो। इस हवाले से कोई रिपोर्ट हो आपके पास? जी, ये दियाबर की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पहली मरतबा ख़वातीन के अलग बूथ कायम किया गया है और ख़वातीन पोलिंग ऑफिसर और अमला तैनात किया गया है, जिसकी वजह से अंदाजा किया इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि अगली बार कम से कम 50% टर्न आउट ख़वातीन के हवाले से रहेगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन। हमारे नुमाइंदे चलास से हमारे साथ मौजूद थे। उनके मुताबिक भी अभी तक बहुत बड़ी तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। लोग वोट भी कास्ट कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से लोगों का रश जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। तो नाज़रीन, आपसे शेयर करें कि 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। स्कर्दू से हमारे नुमाइंदा कासिम नसीम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कासिम नसीम, बताइएगा, स्कर्दू बड़ा शहर है, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास, कितना रश देखने में आ रहा है? और अब इस वक्त जबकि सिर्फ 45 मिनट तकरीबन बाकी रह गए हैं शाम 4 बजने में, पोलिंग का वक्त खत्म होने में, कितने लोग मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन में? जी, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। कुछ पोलिंग स्टेशन तो ऐसे थे जिन पे, जिस तरह एक आध दफा पहले भी हमने बता दिया अपने देखने को और सुनने वालों को, कि सुबह 7:30 बजे से ही लोगों की लंबी लाइनें वहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर लगी हुई थी। और 1:30 बजे जब हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का विजिट किया तो वहाँ जब हमने पोलिंग स्टाफ से पूछा तो तकरीबन 55% वोट उस वक्त भी कास्ट हो चुके थे और बहुत थोड़े वोट रहते थे जो कास्ट होना थे वो उस वक्त, क्योंकि लंच और नमाज का भी ब्रेक होता है। तो उसके बाद अब तवक्कुल की जा रही है कि अब कुछ पोलिंग स्टेशन पे जो वोट का अमल है वो इख्तितामी मराहिल में है और जबकि कुछ जो बड़े पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे अभी भी लोगों का रश है और तवक्कुल यही की जा रही है कि 4 बजे के बाद भी, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक जो पोलिंग जो स्टेशन है उसके अहाते के अंदर जो लोग मौजूद होंगे वो 4 बजे के बाद भी वोट डालेंगे। तो बड़े जो पोलिंग स्टेशन है उनमें 4 बजे के बाद भी वोट डालने का अमल जारी रहेगा। पिछले जो इलेक्शन हुए हैं उनकी निस्बत अब की बार ये हमने तब्दीली देखी, क्योंकि एक
तो बेहतर इंतजामात और बेहतर नज्म नस्क सही। की वजह से लोगों की दिलचस्पी ज्यादा थी, लोगों की तादाद ज्यादा थी पोलिंग स्टेशनों पर। जी 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 नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे कासिम नसीम स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद थे। कुछ पोलिंग स्टेशन पर स्कर्दू में जो छोटे पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जो है वो इख्तितामी मराहिल में है, लेकिन अभी बड़े पोलिंग स्टेशन पर अभी भी लोगों का रश बरकरार है। और इसके बारे में मजीद आपको अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे हिदायत शाह ने हमें ज्वाइन किया गज़र की सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। हिदायत बताइए कि गज़र में इस वक्त इंतखाबी सूरत हाल क्या है, लोग क्या उनका रश बदस्तूर मौजूद है, और अगर रश है तो क्या इसके पेश नज़र पोलिंग के वक्त में कोई इजाफे के हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? जी, इस वक्त सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, लोगों का आना अभी भी जारी है। घरों से निकलते हैं वो भी स्टेशन की तरफ आते हैं और एक बड़ा रश इस चारदीवारी के अंदर भी मौजूद है और सिक्योरिटी के लिहाज से भी इंतहाई नज़्म ज़ब्त है और लोग भी बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ ताउन करते हैं। और आज निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शेर जहां मीर, फॉरेस्ट कमांडर FCNA मेजर जनरल आसिम मुनीर, चीफ सेक्रेटरी और IGP गिलगित बल्तिस्तान ने भी गजर का दौरा किया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला और मेजर जनरल आसिम मुनीर ने पोलिंग स्टाफ और वोटरों से गुफ्तगू भी की। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए GV के 24 हल्कों में पोलिंग के हवाले से बताया कि GV के 24 हल्कों में पोलिंग इंतहाई पुरअमन तरीके से जारी है। वज़ीर आला ने कहा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सियासी पार्टियों के मुतालिबे पर इंतखाबात में फौज की तैनाती का फैसला किया गया। तमाम मामला फौज की निगरानी में हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हिदायत शाह हमारे नुमाइंदे गज़र से हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ पर भी अभी तक रश लगा हुआ है पोलिंग स्टेशन। बिल्कुल। और अब बढ़ेंगे हुंजा नगर की जानिब जहाँ से हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन हमें ज्वाइन करें। शब्बीर, बताइएगा कि हुंजा नगर में क्या इंतखाबी सूरत हाल है और यहाँ पर वोट डालने की शरह क्या है, इंतजामात किस नौइयत के हैं? जी सर, आवाज आपकी नहीं आ रही है मुझे। शबीर, बताइएगा कि हुंजा नगर में क्या इंतखाबी सूरत हाल है, कितने पोलिंग स्टेशन हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद क्या है और अमन अमान की क्या सूरत हाल है? सर, इस वक्त जिला हुंजा नगर के जो है 3 मजबूती तौर पे 3 क्या कहते हैं। शबीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर, जिला हुंजा नगर में पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। जिला हुंजा नगर की 3 निशस्तों के लिए जिले पर शबीर ये बताइएगा कि इस वक्त कितना रश लगा हुआ है, तकरीबन कितने परसेंटेज में वोट कास्ट हो चुके हैं, और अब चूंकि बहुत थोड़ा टाइम रह गया है तो अब इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर रश का क्या आलम है? जी सर, अब तक की जो हमारे पास इतलात है उसके मुताबिक के 80% वोट जो है अब तक कास्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जो है बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है काफी रश लगा हुआ है। इंतजामिया का कहना है कि वो 4 बजे तक की टाइम है, उस दौरान जितने भी लोग वो हुदूद के अंदर दाखिल होंगे उनको वोट देने की इजाजत दी जाएगी। तो फिलहाल इस वक्त भी जो है रश तो किसी हद तक कम हो गया है, लेकिन वोटर्स अब भी जो है इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं। जी शबीर, बहुत शुक्रिया आपका हुंजा नगर से हमें अपडेट करने के लिए। हुंजा नगर में इस वक्त इंतखाबात जो हैं और पोलिंग का अमल जो है बदस्तूर जारी है और लोगों का एक जमे गफ़ीर है जो अभी तक भी लाइंस में मौजूद है। गो कि कम वक्त रह गया है, लेकिन ये कहना है वहाँ पर इंतजामिया का कि जो लोग उस प्रेमिसेस में दाखिल हो जाएंगे उनको वोट मुकम्मल तौर पर कास्ट करने दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, गांचे की जानिब बढ़ेंगे जहाँ से मोहम्मद अली आलम हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। मोहम्मद अली आलम, बताइएगा कि गांचे में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बहुत कम वक्त रह गया है, लोगों का जोशो खरोश और रश कैसा है, कितनी तादाद में लोग अब भी मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए? जी, यहाँ पर गांचे के 3 हल्के हैं, गांचे के 3 हल्के जहाँ पर वोटर्स 10 बजे तक तो हम देख रहे थे कि वोटर्स इतना टर्न आउट वोटर्स का नहीं था। 10 बजे के बाद हमने देखा टर्न आउट बहुत अच्छी से तकरीबन 60 से 70% टर्न आउट देखा था। अभी भी लोग इतना ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर रेस्ट नहीं है, बात थोड़ी बहुत है, आते हैं घरों से वोट कास्ट करते हैं और वापस चले जाते हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक तकरीबन कितनी परसेंटेज में वोट कास्ट हो चुके हैं और अब इस वक्त पोलिंग से बड़े जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें आप समझते हैं कि कितना रश लगा हुआ है? जी, अभी हमारी कुछ पोलिंग स्टेशन पर हम गए हैं, वहाँ पर हमने देखा कि तकरीबन 60 से 70% वोट जो कास्ट हुए हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर वो पोलिंग स्टेशन बड़ा होने की वजह से वहाँ पर जो आबादी वोटर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से तो कुछ अभी तक हम अभी कह सकते हैं कि यानी रेस्ट थोड़ी बहुत है, लेकिन तकरीबन इतना वो वोटर्स में ज्यादातर वोटर्स ने कास्ट किया है। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो टर्न आउट हम पिछले जो इलेक्शन में इलेक्शन में देखा है, इससे पहले जो इलेक्शन में देखा है, टर्न आउट इतना ज्यादा नहीं होते हैं, तकरीबन 50% टर्न आउट
वोट जो कास्ट करते हैं 50%। जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली आलम गांछे से हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अभी भी लोगों की एक अच्छी खासी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिश यही है कि इंतखाबात जो है वो पुरअमन तरीके से हो जाएं। उसके साथ साथ जो एक खुशाइंद बात देखने में आई है वो ये कि हर जगह से नाज़रीन हमने देखा कि सुबह से ट्रांसमिशन भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से PTV न्यूज़ पर जारी रही। उसमें भी हमने देखा मुख्तलिफ नुमाइंदों से भी जो फीडबैक लिया, उनके मुताबिक यही था कि किसी भी तरह से ये टर्न आउट जो इस वक्त देखने में आ रहा है, इन इलेक्शंस में देखने में आ रहा है, ये सबसे बेहतर है। अब तक गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में इतना टर्न आउट जो है वो नहीं देखने में आया और इतने अच्छे तरीके से इंतखाबात का इनेकाद जो है वो आज तक नहीं हुआ। ख़ास तौर पर मनाज़िर ख़वातीन के हवाले से भी बार बार हमने पूछा तो हमें यही जवाब मिलता रहा हर जगह पर कि ख़वातीन पूरी तादाद में बड़े अच्छे तरीके से पूरी अवेयरनेस के साथ जो है वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं और किसी भी तरह से उनका ये कहना दुरुस्त नहीं है कि यहाँ पर उनको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। जी रिजवान, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यकीनन बहुत बड़ा रश है और तकरीबन अब तक की जो हमारी इतलात है, हमारे नुमाइंदों ने हमें बताया उसके मुताबिक 70 से 80% लोग जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के आज के इंतखाबात में अपना हक राय दे